हेलो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई का असली कारण क्या है और किस तरीके से जो बैंक है वो लोगों को गुलाम बना के रखती है। तो ये एक बहुत फेमस कोटेशन है हेनरी फोर्ड की तरफ से। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि हेनरी फोर्ड कहते हैं कि ये तो अच्छा है कि लोग हमारी बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को नहीं समझते हैं। अगर समझते होते तो मुझे विश्वास है कि सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है बैंकिंग सिस्टम में जिसे लोग समझ जाएं तो सुबह होने से पहले लड़ाई निश्चित है। तो वो क्या है और उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई हमेशा बढ़ती ही क्यों चली जाती है। एक टाइम पे जैसे बाप दादा कहते थे कि जो घर का सौदा है वो हम 5 रुपया में ले आते थे, और आज तो पता नहीं इतनी महंगाई कैसे हो गई। अब दुनिया भर में टैक्स भर रही है लेकिन महंगाई रुक ही नहीं रही है। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक्स का जो एक हल्ला बनाया जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स समझाई जाती हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जो बैंकर्स हैं जो एक्चुअली गुलाम बना के रखते हैं सिस्टम को पूरा, उनका बेसिक सिंपल रूल यही है कि जो चीज़ इतनी सिंपल है ना उसको जितना कॉम्प्लेक्स कर सके उतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए। ठीक है, तो हम सिंपल टू सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे आज। वैसे भी इंडिया में वैसे भी पढ़ने लिखने में कोई इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। अब जैसे भारी भारी शब्द है इकोनॉमिक्स में, डेरिवेटिव, इक्विटी, तो ये शब्द सुन के व्यक्ति जो है वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल वे में अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या महंगाई कैसे बढ़ती है। तो जैसे मान लो कि एक शहर है, उसमें 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। सबके पास 100-100 रुपये है। और बीच में एक गेहूं का विक्रेता बैठा है जिसके पास 1 किलो गेहूं है। अब मार्केट के हिसाब से उस 1 किलो गेहूं की कीमत है, वो बोली है, वो करीबन 100 रुपया लग गई। बट इसके पास 1 किलो गेहूं है। पर इसमें जो बी आदमी है ना, वो बहुत चालाक है। वो कहीं जाता है और एक 100 रुपये का नोट कहीं से छाप के ले आता है, कैसे भी करके, भले चोरी करके लाया हो या कहीं से छीन के लाया हो, कैसे भी करके वो एक 100 रुपये का नोट छाप के ले आता है। और अब इसके पास हो गया 200 रुपया। तो अब ये कहता है भी ये गेहूं के विक्रेता से कि ये 1 किलो गेहूं मुझे 200 रुपये में दे दो। अब क्या हुआ कि अब 1 किलो गेहूं है वो अब 200 रुपये में उसकी बोली लग गई। अब वो महंगा हो गया। अब ये जो ए, सी और डी है, अब इनकी जो पैसे की कीमत है वो घर बैठे बैठे आधी हो गई। तो क्या हुआ कि जैसे ही पैसा मार्केट में आया, सर्कुलेशन में एक नया नोट छप के आया, दाम बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ए है, सी है और जो डी व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति अपना धंधा पानी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, पर जितनी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से इनकी सैलरी नहीं बढ़ती है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया है। तो जो ए, सी और डी है, अब इनके घर बैठे बैठे इनके नोटों की कीमत आधी हो गई और महंगाई अचानक से बढ़ गई। क्यों? किसी ने एक नोट छाप के ले आया मार्केट में एक। ठीक है, अब जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हुई मार्केट के अंदर, दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे जैसे बाप दादाओं के कहा जाता था कि 2 रुपये में सौदा आ जाता था पूरे घर का। पर आजकल क्या होता है, 2 रुपये में कुछ नहीं है, टॉफ़ी भी नहीं आती आजकल ढंग से। ठीक है, आ जाती है एक दो तो क्या हुआ, वो जो प्रोडक्ट है वो तो उतना ही रहा, और धीरे धीरे करके मनी सप्लाई इंक्रीज होती रही, प्रोडक्ट के भी दाम इंक्रीज हो गए। प्रोडक्ट नहीं इंक्रीज हुआ, उसकी प्राइजेस बढ़ गए। हाँ, तो जैसे प्रोडक्ट की जो प्राइजेस है
प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसके दाम धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ गई मनी की। वो मनी की सप्लाई कौन बढ़ा रहा है? उसका जो मुख्य कारण है वो है बैंक, है ना। अब आगे समझते हैं। तो जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो जिसके कंट्रोल और जिसने नींव रखी थी इस बैंकिंग सिस्टम की, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्ति को कैसे कंट्रोल या गुलाम बनाया जाए। ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लो ये बैंक है, ठीक है। ये मान लो एक व्यक्ति है जिसने अपनी खून पसीने की कमाई 1 महीने की वो गया बैंक में जमा करने। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया। ठीक है, तो जब इसने जमा किए तो बैंक ने उसके पासबुक में लिखवा दिया कि हाँ भाई दिख रहा है कि पासबुक में 1 लाख रुपया है, और नेट बैंकिंग खोलता है उसमें भी 1 लाख रुपया दिख रहा है। तो अभी सरकार को पता है कि हाँ भाई इसके पास 1 लाख रुपया है, मार्केट में सर्कुलेशन में है वो पैसा। अब ये बैंक क्या करेगा? अब जो बैंक है, अब कोई व्यक्ति जाता है बी, उस पर लोन मांगने बैंक से कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो बैंक ने 50,000 रुपया इसको दे दिए। ठीक है, अब इसकी बी के पासबुक में भी 50,000 रुपया नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ए है उसके भी 1 लाख रुपया उसके बुक में नज़र आ रहे हैं। अब बी के भी 50,000 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ए का जो पैसा है ए से पूछा ही नहीं, और उसने बैंक ने क्या किया, उसको लोन में किसी और को दे दिया और अपनी कमाई कर ली उसने। ठीक है, तो ये जो लोन है ये तो बहुत छोटा तरीका है बैंक का कमाई करने का। आपके बिना पूछे बैंक आपके पैसे को कहाँ का इन्वेस्ट करेगा, ना वो हमें बताएगा, ना वो हमें पता लगने देगा। कि ये लोन तो बहुत ही छोटा तरीका है पैसे का। तो ठीक है, अब बैंक कितना लोन में दे सकता है? जैसे हर बैंक का डिफरेंट हिसाब होता है। जैसे कोई 1% रखता है, बाकी लोन में दे सकता है, कोई 5% है, मैक्सिमम शायद 10% होता है। आगे बढ़ गया हो तो उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 10% ही है। तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व। ठीक है, जैसे कि 1 लाख रुपया किसी ने बैंक में जमा किया, उसमें से बैंक क्या रखेगा? बैंक रख लेगा, अगर फ्रैक्शन रिजर्व 10% है तो 10,000 रुपया रख लेगा और बाकी लोन पे दे देगा। 90,000 रुपया लोन पे दे देगा। अब बी जो गया था उसके खाते में भी नज़र आ रहे थे 50,000 रुपया। हाँ, अब 50,000 की वो जब गाड़ी खरीदेगा, तो गाड़ी जब खरीदेगा तो जिसको दिए 50,000 रुपया उसने भी कहीं ना कहीं जमा करा दिए बैंक में। अब जो बी है, अब जो बी व्यक्ति था, अब ये इसको लौटाएगा भी तो कर्ज जिसने लोन लिया है, और जिससे गाड़ी ली थी, ठीक है, उसके भी पासबुक में नज़र आ रहे हैं 50,000 रुपया। तो 2 स्टेप में ही बैंक ने वो जो 1 लाख रुपया है अब वो हो गया 2 लाख रुपया। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा तरीका है। अब पूरे दिन लोन बट रहे हैं, क्रेडिट कार्ड अलग बट रहे हैं, तो घूम फिर के ही पूरा एक तरीके से ट्रैप है। इसीलिए आप जो बैंक है, बैंक का कुछ नहीं है, सिर्फ आप जब भी देखोगे तो बैंक की जो बिल्डिंग एकदम चकाचक नज़र आएगी। काम क्या है? बोला मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया, खाली 2 स्टेप में ही पैसा लगभग 2 गुना हो गया। ठीक है, और बैंक तो लोन ही बांटता रहे मोस्टली ज़्यादातर, क्योंकि लोन में उनकी कमाई है। ठीक है, लोन को एंड मत कराओ, बस उसका इंटरेस्ट पे करते रहो, बैंक उसमें बहुत खुश है। ठीक है, और जैसे कि मान लो कि अब जो बैंक है, अब
बैंक कमाई कैसे करेगा? एक तो हुआ लोन, पर लोन में भी इतना वो नहीं रहता है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो कोई भी व्यक्ति पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा, पैसे से पैसा कमाना चाहेगा कि जहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और कम से कम टाइम में रिटर्न मिले, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जैसे कोई साबुन है, तेल है, टूथब्रश है। मान लो किसी को शैम्पू का वो कराना है, धंधा बड़ा करना है, तो कैसे होगा? अब उसके लिए शैम्पू का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। अब उसके लिए लड़कियों को हायर किया जाएगा, इनसिक्योर फील कराना पड़ेगा उन्हें, और वो प्रोडक्ट फिर लोग खरीदेंगे। तो इसमें भी बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। इससे भी जो फास्टेस्ट तरीका है वो है हथियार बनाने वाली कंपनियों, ठीक है। जैसे बोइंग है, ठीक है, जनरल डायनेमिक्स है, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन है। तो ये जितनी फास्टेस्ट है ना, इसमें पैसा क्या है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे बोइंग में किसी बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर हैं, बोइंग में बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर होंगे, ठीक है, रॉथस्चाइल्ड के शेयर होंगे, और भी बहुत सारे बैंकरों के होंगे। तो जब भी वॉर होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो हथियार बनाने वाली कंपनियों का ही होता है। एग्जांपल कैसे करें, जैसे ये लॉकहीड मार्टिन है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है। मोस्टली ये ज़्यादातर कंपनी अमेरिका की होती हैं, और उसका जो मेन फोकस होता है इंडिया को और पाकिस्तान को हथियार बेचना ज़्यादातर, ठीक है। जैसे किस तरीके से मतलब स्टोरी रची जाएगी, मान लो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे अमेरिका है। 2 एजेंट भेज दिए इधर, ठीक है, 2 एजेंट भेज दिए इधर। इंडिया में इसके खिलाफ भड़काएंगे, ये इसके खिलाफ भड़काएंगे, ठीक है। अब यही जो कंपनी है हथियार बनाने वाली, ये एक प्रपोजल भेजेंगे कि भाई आप मिसाइल ले लो हमसे 100 करोड़ की, ठीक है, और पाकिस्तान को बोला आप जेट ले लो 100 करोड़ का, ठीक है, या बम ले लो। तो जब युद्ध होगा तो बोला भाई निकालो, तुम मिसाइल निकालो, अपना बम। तो एक ही दिन में ये 100 करोड़ नीचे, ये भी 100 करोड़ नीचे, एक ही दिन के अंदर उसकी जो प्रॉफिट है 200 करोड़, ठीक है। तो अब जो 200 करोड़ एक दिन के अंदर ही प्रॉफिट हो रहा है, अब वो एक मिसाइल तो लेंगे नहीं, और भी बहुत सारी मिसाइल लेंगे, बहुत से हथियार होंगे, और क्योंकि हथियारों से पूजा नहीं होती, हथियारों से युद्ध लड़ा जाता है। तो जब युद्ध होगा तो उसमें नुकसान तो होगा ही, और उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसमें जो शेयर्स होते हैं, जिसमें जैसे रॉथस्चाइल्ड के शेयर्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स हैं, और भी बहुत सारी बैंकों के शेयर हैं। अब ये जो पैसा ये किसका है? बोले जनता का, और किसका है, ठीक है। उसमें से बहुत ना के बराबर, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ईयरली 6% रिटर्न मिल रहा है, 7% मिल रहा है सेविंग अकाउंट में, और बाकियों डिफरेंट अलग अलग हो सका। तो जो बैंक की कमाई है वो मोस्टली होती है वॉर में ज़्यादा, ठीक है। तो जो कंपनियां हैं जैसे ये लॉकहीड मार्टिन है, जब वॉर वगैरह होगी तो फिर मीडिया को भी अपना काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जनता को बैलेंस रखने का काम मीडिया का ही तो होता है, ठीक है। अब वो उसमें वहाँ प्रोपोगेंडा चलाएंगे मीडिया में कि भाई देखो देखो यहाँ पे ये स्टोरी थी और कुछ इस तरीके से हो गया होगा, कुछ भी सुना देने का, जनता मान जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे आज भी लोग कोरोना को मतलब ये सब महामारी मानते हैं। हाँ, तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये बहुत ही इजी वे है समझने का, और जो इंटरनेशनल बैंकर्स हैं, जो इलाइट बैंकर हम जिन्हें कहते हैं, ये पहले नाइट टेम्पलर हुआ करते थे, बट अब मॉडर्न टाइम में इन्हें इंटरनेशनल बैंकर्स कहते हैं।
जो इन्होंने ये हवा से बनने वाला पैसे, ठीक है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जिसे कहते हैं, ये इस्टेब्लिश किया था। तो इतना इजी है समझना इसको। तो जब मान लो कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों ने पैसा जमा कर दिया बैंक में, और कुछ दिनों बाद 10 लोग एक साथ जाते हैं पैसा निकालने, पैसा होगा ही नहीं उधर, ठीक है, बैंक क्रैश हो जाएगी, मतलब दिवालिया निकल जाएगा। हवा से बनने वाली चीज़ है, एक बेवकूफ़ बनाने वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। कैसे, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लो ये एक चीज़ है, ठीक है, मान लो ये बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे लोग खड़े हैं ABCDEF, और इनके सर के ऊपर एक एक टोपी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई तुम अपनी टोपी मेरे को दे दो, तुम्हारी कोई चोरी ना हो जाए, मैं रख लूँगा और जब ज़रूरत होगी तुम ले जाना। तो इसकी टोपी रख ली, इसकी टोपी, इसकी, तो सबकी टोपी रख ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मार्केट में क्या है कि या तो टोपी है उनके पास एक, या वो गंजा है, टोपी है ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो पर मेरे पास क्या है, मेरे पास टोपियाँ हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं गंजा हो जाऊँ। हाँ, वो तब होगा जब सबके सब एक साथ लेने आ जाए, और ऐसा होता नहीं है बेसिकली ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि बाकी जो काम है वो मीडिया वगैरह और बाकी भी षड्यंत्र का बहुत सारे सेक्टर रहते हैं, उसमें बैलेंस हो जाती है जनता, ठीक है। तो जब भी तुम देखोगे तो जब लोग पैसे जमा करने आते हैं बैंकों में, तो जो बैंकों का जो ढांचा वगैरह एकदम टॉप लेवल का रहता है, बड़ी बिल्डिंग वगैरह होती है, एकदम कोट पैंट पहने हुए लोग रहते हैं, ठीक है, और बोलते हैं आप यहाँ साइन कर दो, आप यहाँ साइन कर दो। ठीक है। तो जो आम व्यक्ति है उसको बड़ा बड़ा ऐसा लगता है कि भाई बहुत बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और बहुत ही मतलब हाई लेवल की। पर चीज़ और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रहता है, पर लोगों को जानकारी ना हो और उनको हमेशा एक अंधकार वाली दुनिया में रख कर ये सब चीज़ें हवा में चलती रहती हैं और आम जनता उसमें पिसती रहती है। अब जैसे जैसे वो ये जो बैंक है, ये जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ाता है वैसे वैसे दाम बढ़ रहे हैं। तो जब खर्चा हमारा महीने का मान लो 10,000 पे चलता था, अब वो खर्चा हो गया 20,000 रुपया। तो अब जो जनता है अब वो क्या करेगी, अब वो मेहनत करेगी ज़्यादा, अब ज़्यादा काम करेगी वो, और ज़्यादा पैसा कमाएगी वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो व्यक्ति का जो टाइम है वो तो लिमिटेड है, अब उसमें व्यक्ति बिजी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो व्यक्ति बिजी हो गया तो अब ये जो षड्यंत्र है अब इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे ये सब ऐसी साइकिल चलती हो नहीं, इन्होंने पूरा सेट कर रखा है ढांचा, ठीक है। इसीलिए जो बैंकर्स रहते हैं वो नए नए षड्यंत्र बनाते रहते हैं, और जनता जो होती है उसमें टाइम नहीं होता इतना, तो उसको हमेशा बिजी रखें शेड्यूल के अंदर, ताकि वो आवाज़ ना उठा पाए ये सब कॉन्सेप्ट और इन सब की प्रति कि भाई ये तो एक घोर षड्यंत्र चल रहा है एक तो खुलेआम। तो इसीलिए अब जो बाकी काम है वो मीडिया का, अब लोगों को ज़्यादा सोच विचार ना कर पाए, वो लोग व्यक्ति ज़्यादा दिमाग ना चल पाए, एक तो बिजी रखते हैं उनको, ठीक है। ऊपर से जो मीडिया है वो लो क्वालिटी के, थर्ड क्वालिटी के सीरियल दिखाती है, ठीक है। क्योंकि मीडिया का जो रोल होता है वो मेनली कंट्रोल करना होता है, जो मासेस है, जो आवाम है, जो जनता है, ठीक है, सोसाइटी को एकदम नियंत्रण करके बहुत ही एक लिमिटेड नैरो बैंड, मतलब बहुत ही छोटा सोचने का, और मतलब बहुत एकदम छोटा छोटा करके काम करने का, ठीक है। इस तरीके की एक एक बहुत ही क्लोज माइंडेड समाज बना देते हो, ठीक है। तो मीडिया का हिब्रू में मतलब होता है भ्रम की देवी, एक तरीके से इल्यूज़न। जैसे बहुत सारे कार्टून चलेंगे, सॉन्ग्स, गाने, नई नई मूवीज़, ठीक है, और फिर एडवर्टाइजमेंट, प्रोपोगेंडा, ये सब चलता रहता है। IPL लिया हो कभी, ठीक है, एक और कभी T20, इन सब कामों में एकदम आदमी को बिल्कुल बिजी कर देने का, ठीक है, ताकि वो व्यक्ति सोच ही ना पाए,
और उस एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उस चीज़ के पीछे वो भागे, ठीक है, और वो इन सब चीज़ों में सोच ना पाए, वो उसको पीस ऑफ माइंड ना मिले और वो एक मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर कैद हो जाए, ठीक है। तो ये जो बखूबी काम है ये मीडिया बहुत अच्छे से करता है। इसलिए जब भी टीवी खोलोगे तो कुछ ना कुछ बकते हुए दिखाई देंगे तुम्हें, ठीक है। बेसिकली उनका मेन कोई मोटिव नहीं रहता है, बस बिजी रखना है कंटिन्यूसली, ठीक है। कोई चीज़ आए तो जो सोसाइटी है उसको किस दिशा में मोड़ना है ये टीवी बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। तो इसीलिए खाली जो न्यूज़ वगैरह है इनसे थोड़ा वैसे भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब से जैसे आप जैसे टीवी खोलोगे और वहाँ पे तुम बैठ जाओगे 15 मिनट और न्यूज़ सुना तुम लोगों ने, तो ऐसा लगेगा कि हमने सोचने समझने की जो ताकत होती है माइंड, वो उसको लॉक कर देता है। ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी रेज निकलती हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो फिर व्यक्ति को लगता है ये जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो कोट पैंट पहने हुए टीवी में है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इस तरीके से ये जो नाज़ी के टाइम में ये टीवी का आविष्कार हुआ था कि सोसाइटी को कैसे एक एक ही यंत्र से पूरे कंट्रोल कर लिया जाए। तो इसमें जो टीवी है वो बहुत बहुत बढ़िया वेपन है उनका, ठीक है। क्योंकि टीवी सिर्फ हमें बता सकता है, ठीक है, हमारी बात सुन थोड़ी नहीं सकता है। वो बोलते रहेंगे, जनता मानती रहेगी, धीरे धीरे करके पूरा एक तरीके से बुलशिट ही है एक तरीके से, ठीक है। मेनली काम की बात तो होने से रही उसमें। जैसे आज भी अगर खोलोगे तो कोरोना का वो सब ड्रामा वगैरह चल रहा होगा, ये शब्द लेते हैं तो वीडियो उड़ सकती है, इसलिए हाँ। तो ये जो बैंकरों ने ये पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल रखते हैं, ये अपने नियंत्रण में, जहाँ मन चाहे वहाँ महंगाई ला सकते हैं, जब चाहे युद्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बैंक है वो बैंक देती है गवर्नमेंट को, ठीक है, पैसा बॉन्ड के ज़रिए, और गवर्नमेंट लगाती है टैक्स जनता पे। तो जो बैंक है, अगर बैंक इसको दे रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा रही है, तो अगर हम बैंक को हटाते हैं, गवर्नमेंट खुद का पैसा छापे, तो 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा टैक्स में हमें, ठीक है। पर वो ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्यों बोला, जब जब किया है ना गवर्नमेंट ने, तो वहाँ के जो है या तो तख्ता पलट हो गया उधर सरकार का, या जो लीडर है वो मार दिए गए। कि ये जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का, इसको बाहर ना आए, बैंकर्स हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक बुक भी है, बैंकों का माया जाल, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। पूरी बुक को एक्सप्लेन करा है उसमें, वन बाय वन पेज उसका। बहुत इजी है, सिंपल है। और आप जब ये सब रैबिट होल में जब जाते हो ट्रुथ के लिए, आपको पता चलेगा कि गेम कैसे कैसे प्ले हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, और आम जनता को टोटली अनअवेयर है, उसको खुद के उससे फुर्सत नहीं है, ठीक है, कामों से। तो इसीलिए जो मीडिया है उसमें आपने देखा होगा, जब भी न्यूज़ है या जैसे कोई मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, उसमें माइंड प्रोग्रामिंग होती है, फ्यूचर के कुछ इवेंट दिखा दिए जाते हैं और भविष्य में कुछ ऐसा ही होने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये सब चीज़ें पहले से प्लान होती हैं, बहुत सारे सीक्रेट नेटवर्क चलते हैं इनके। और जैसे हमने सुना होता है कि ये कोई है जो चाय बेचता था, आज वो इतनी बड़े पोजीशन पर पहुंच गया। तो ऐसे ही नहीं पहुंच गया, उसके पीछे बहुत लोग होते हैं, नेटवर्क होता है उनका। बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? अब आम जनता को वो कहानी सुनाई जाती है ताकि उन्हें थोड़ा हिम्मत मिले, थोड़ा मोटिवेशन फील हो। पर कहानी एक्चुअल में कुछ और ही होती है, ठीक है।
तो आपने जैसे देखा होगा कि नई नई मूवीज़, गाने, सॉन्ग्स, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, ठीक है, समाचार, एडवर्टाइजमेंट, कॉमर्शियल्स, ये सब में आदमी को हमेशा बिजी रखा जाता है। IPL, T20, ठीक है। तो इन सब जो चीज़ें हैं ये सब बिजी रखने के लिए बनाई हुई है, ताकि जो, क्योंकि ज़्यादा विचार वो सोच विचार ना कर पाए, उसे टाइम ना मिल पाए, ठीक है, और वो इन चीज़ों के बारे में जान ना पाए, क्योंकि एक बार जान गया तो वो थोड़ा जाएगा, ठीक है, और वो एक बार जाग गया तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि तुम ज़्यादा सोच विचार करो और उनके बीच में आओ, ठीक है। इसीलिए ये सब मीडिया वगैरह में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि वो इतने पागल लोग नहीं है कि फ्री में हमें एंटरटेनमेंट देंगे, ठीक है। वो अपना एजेंडा फुलफ़िल कर रहे हैं, जो भी उनका एजेंडा है कि वर्ल्ड लेवल पे कैसे एक कंट्रोल सोसाइटी बनाई जाए। तो आई होप आपको ये बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। तो जब जब नोट छपता है, मार्केट में आता है, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। और नोट बनाने की ताकत किसके पास है? बल बैंकिंग के पास, बैंकरों के पास। तो जब चाहे वो महंगाई ला सकते हैं, जब चाहे वो मंदी ला सकते हैं, और हमें पढ़ाया जाता है डिमांड, सप्लाई, मार्जिन, ये सब बकवास चीज़ें। एक्चुअल में, रियल में चीज़ यही हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो बैंकिंग की जो बुक्स होती हैं, CA वगैरह को इतना वो सब नहीं बताई जाती हैं, सब जानकारी। वो भी कुछों को पता होती हैं, तो वो डर के मारे नहीं बोलते हैं। जैसे जो अर्थशास्त्री होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मीडिया मीडिया, तो उसे एक्चुअल में पेड मीडिया है। तो वैसे ही अर्थशास्त्री जो होते हैं वो भी पेड अर्थशास्त्री होते हैं, और हम उन्हें अर्थशास्त्री बुलाते रहते हैं। एक्चुअल में पेड होते हैं वो पहले। और उनकी जो बुक्स वगैरह हैं वो भी बैंकरों के थ्रू ही लिखी जाती हैं। जो भी इलाइट्स ग्रुप है या इलाइट फैमिलीज़ है, उनके इशारों पे ही ये सब किताबें वगैरह छपती हैं। और स्कूलों में ये मनी का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हटा दिया गया एक्चुअल में। तो ये बताते ही नहीं है मनी के बारे में कुछ भी। तो बस बोलते हैं भाई काम करो, उसके बदले सैलरी मिलेगी, और जस्ट वही एक, तुम्हें भी मालूम होगी काम कितना कर लोगे, क्योंकि लिमिटेड है ना बॉडी की तो कैपेसिटी, और टाइम भी तो कैपेसिटी कम है, ठीक है, और टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग के, इक्विडिटी, ये सब भारी भरकम जो शब्द होते हैं ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो जानबूझ के डाले ही इसलिए गए हैं ताकि जो आम जनता है वो इसमें इंटरेस्ट ना ले। और वैसे भी इंडिया में इतना कोई जानने वानने में इंटरेस्ट रखता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है उसमें आदमी को हमेशा बिजी रख दो, और वो लोन लेता रहे, लोन में वो हो जाए। क्योंकि लोन तो तब देगा ना एक्चुअल में जब पैसा होगा मार्केट में। मान लो बैंक ने बनाया 100 रुपया और मांग रहा है वो हमसे 150 रुपया। अब जो 50 रुपया आया है वो कहाँ से आया? वो है ही नहीं, आएगा कहाँ से? तो वही है कि जैसे कि 10 लोग हैं तो पैसा बनाया उसने 5 ही, 5 लोग तो लड़ेंगे ना। तो जब 5 लोग लड़ेंगे तो कंपटीशन क्रिएट होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी प्रेशर रहता है स्कूल्स में भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और हर जगह कंपटीशन बहुत मतलब चरम सीमा पे है, ठीक है। तो ये क्यों है? ये कारण यही है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरी जीमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। deepak_smart607@gmail.com पे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।